स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आप प्रेस करें और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। आज का जो वीडियो है वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी पर बेस है। देखिए, इसमें जो एक वर्ड आया है प्रॉपर्टी की मीनिंग क्या होती है। तो प्रॉपर्टी जो होती है वो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है जो कि न तो मूवेबल है और न इमूवेबल है। फिर वो प्रॉपर्टी है क्या? वो प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसका डेवलपमेंट अभी कुछ ही वर्ष पहले हुआ है। तो पहले हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में जैसे अभी हमने आपसे बताया कि प्रॉपर्टी दो होती है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1958 में शांता बाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में ये डिस्टिंग्विश किया कि मूवेबल प्रॉपर्टी अलग होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी अलग होती है। जैसा कि नाम से लग रहा है, मूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आसानी से मूव कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आसानी से मूव। अब देखिए, जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है इसके लिए ब्रिटिश पीरियड में एक एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। इसमें 67 सेक्शन है और इसमें बताया गया कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसके रूल्स क्या होंगे, उसके क्या रेगुलेशंस होंगे। उसमें हम लोग जो प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो उसके तरीके क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। दूसरा जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है ये भी ब्रिटिश पीरियड में बनाया गया, इसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है 82 की, ये थर्ड लॉ कमीशन की रिपोर्ट पर बनाया गया है। ये बताया गया है कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है ये लिविंग टू लिविंग, यानी जिंदा व्यक्ति से जिंदा व्यक्ति को ही ट्रांसफ़र होता है। अब देखिए, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बनाया गया है इसमें यह कहा गया है कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कौन कर सकता है। तो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए ये बोला गया है कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे वो मेजर होना चाहिए। मेजर किसको कहते हैं? एबव देन 18 ईयर का होना चाहिए। वो पर्सन जो है साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, यानी लूनेटिक ना हो, इडियट पर्सन ना हो, ड्रंकनेस पर्सन ना हो, इलनेस पर्सन ना हो। फिर इसके बाद ये कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हैं उसके रजिस्ट्रेशन मस्ट है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही प्रॉपर्टी एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पोजीशन में और ओनरशिप में जाती है। तो प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र करने के जो तरीके हैं वो 5 तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है सेल, दूसरा जो होता है मॉर्टगेज, तीसरा लीज, फोर्थ एक्सचेंज, फिफ्थ गिफ्ट। इसमें देखिए विल नहीं आता। विल जो होता है वो फैमिली लॉ से गवर्न होता है, हिंदू के लिए हिंदू लॉ, मोहम्मदन के लिए मोहम्मदन लॉ। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है इसमें 2 पार्टीज़ का होना मस्ट है। एक को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर और दूसरे को बोलते हैं ट्रांसफरी। ट्रांसफरर वो होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफरी वो होता है जो प्रॉपर्टी को पाता है आफ्टर ट्रांसफ़र। अब जो 5 प्रकार के ट्रांसफ़र हैं उसमें पार्टीज़ के नाम अलग अलग, ट्रांसफरर के नाम अलग, ट्रांसफरी के नाम अलग। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब सेल के रूप में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है तो जो ट्रांसफरर होता है उसको हम लोग कहते हैं सेलर और ट्रांसफरी को कहते हैं बायर। सेलर जो होता है वो एक प्राइस लेने के बाद अपनी प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफ़र कर देता है। दूसरा है
मार्टगेज। मार्टगेज में जो ट्रांसफरर होता है उसको हम लोग मार्टगेजर बोलते हैं, जो ट्रांसफरी होता है मार्टगेजी होता है। ये टाइम बीइंग के लिए मार्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी मार्टगेजी को देता है, उस टाइम के बाद प्रॉपर्टी वापस हो जाती है। अगर उस टाइम पे जो मार्टगेजर ने कैश लिया है अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करता है तो मार्टगेजी को ये राइट्स है कि वो प्रॉपर्टी उसके पास हर समय के लिए हो जाती है। तीसरा होता है लीज़। लीज़ एक प्रकार का रेंट है जिसको हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी में रेंट कंट्रोल एक्ट में पढ़ते हैं। लीज़ में भी दो होते हैं, लेज़र, लेज़ी। जो लेज़र होता है वो अपनी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को एक रेंट पर एक फ़िक्स टाइम के लिए ट्रांसफ़र करता है। इसमें एक मस्ट है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो मिनिमम 1 ईयर के लिए और मैक्सिमम 99 ईयर के लिए। क्यों? कोई भी एग्रीकल्चर जो होता है उसका जो प्रोडक्ट होता है वो कम से कम 1 साल में सामने आता है। इसके बाद है एक्सचेंज। एक्सचेंज में जो पार्टीज़ होते हैं, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी, इनके कोई इंडिविजुअल नेम नहीं होते क्योंकि एक्सचेंज को हम लोग इंडस सिविलाइजेशंस में बार्टर सिस्टम के नाम से जानते थे। इसमें किसी को कोई कंसिडरेशन नहीं मिलता। ये क्या है, हम लोग अपने लाइफ को इजी वे में चलाने के लिए एक दूसरे की मदद लेते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए के पास 2000 रुपीज़ का एक नोट है और उसको कोई छोटा सामान लेना है तो वो चाहता है कि मुझे इसके 2000 के 100 के 20 नोट्स मिल जाए ताकि मैं 100 रुपीज़ में इजी वे में कोई भी सामान को ले सकूं। दूसरा बी एक ऐसा पर्सन है जिसके पास 10 रुपीज़ के 100 नोट्स हैं। वो चाहता है कि मुझे एक नोट जो है बड़ी नोट मिल जाए, मुझे 100 रुपीज़ इकट्ठा न ले जाना पड़े, तो वो चाहता है मुझे 1000 के नोट मिल जाए या 5000 की 2 नोट मिल जाए। तो ये पूरा डिपेंड करता है एक दूसरे को सुविधा देने के लिए। पांचवा है, फिफ्थ है गिफ्ट। गिफ्ट देखिए क्या होता है, विदाउट कंसिडरेशन। गिफ्ट में जो 2 पार्टीज़ होते हैं इनके नाम होते हैं डोनर, डोनी। डोनर वो पर्सन होता है जो अपनी प्रॉपर्टी को विदाउट कंसिडरेशन डोनी को देता है और डोनी का एक्सेप्टेंस होना मस्ट है। अगर डोनी ने उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं किया है तो गिफ्ट का ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं माना जाता है। अब देखिए जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है एक्ट है 1882 का, इस पे कुछ जनरल प्रिंसिपल भी वर्क करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल है रूल्स अगेंस्ट परप्यूटरी, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस, ये आप लोग के कोर्स में भी है। तो ये प्रिंसिपल जो होता है अगर हम फॉलो करते हैं तभी कोई जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है वो कंप्लीट माना जाता है और वो लीगल शेप में माना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। जैसे आप लोग इलेक्शन के नाम से जनरल वे में जानते हैं, इलेक्शन का मतलब होता है इलेक्ट करना, चुनना। तो ये जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसको एक इलेक्शन करना होता है। ओनर को अगर कोई पर्सन है वो उसको टाइम टू टाइम कुछ पैसे देता रहता है और पैसे जो देता रहता है वो न गिफ्ट के रूप में दे रहा है, वो केवल इसलिए दे रहा है कि मेरा पैसा जो है ये अगर वापस नहीं कर पाते हैं तो इनके पास जो मकान है या इनके पास जो प्रॉपर्टी है वो मैं इनसे ले लूँगा। पैसा लेते लेते काफ़ी दिन हो जाता है। एक दिन वो पर्सन उस ओनर के सामने एक प्रपोज़ल रखता है कि आपको जो मैं इतने दिनों से बेनिफिट देता आ रहा हूँ, आज आप ये डिसाइड करिए कि आप अपना मकान या अपनी गाड़ी जो भी प्रॉपर्टी के
एवज में मैं पेमेंट आपको देता रहा हूँ, या ये मुझे आप ट्रांसफ़र करेंगे या आपका मूड ट्रांसफ़र करने का नहीं है, आप इलेक्शन करिए। अब आज ओनर के सामने दो बात है। अगर वो उससे फर्दर पैसा लेता है, इट मीन्स कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करूँगा। अगर वो डिनाई करना चाहता है तो उसको क्लियर वर्ड में, एक्सप्रेस फॉर्म में ये बोलना पड़ेगा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी तुम्हें ट्रांसफ़र नहीं कर सकता और मैंने जो तुमसे पैसे लिए हैं मैं उस पैसे को तुम्हें विद इंटरेस्ट वापस करने को तैयार हूँ। विद इंटरेस्ट, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी लॉ का सिस्टम होता है, जो भी प्रॉपर्टी होती है अगर वो कैश के फॉर्म में है तो विद इंटरेस्ट हर समय ट्रांसफ़र होती है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन, चुनना। अब देखिए दूसरा प्रिंसिपल है, आप लोग का सिलेबस में है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस। लेस पेंडेंस का मतलब होता है ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट। अगर कोर्ट में कोई सूट पेंडिंग है तो जनरल रूल्स तो ये हैं कि जब वो पेंडिंग है तो उस प्रॉपर्टी का कोई डिस्पोजल नहीं होगा। यानी कि जो आपको 5 प्रकार के हम ट्रांसफ़र हमने बताया है वो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट नहीं होगा, जनरल रूल्स है। बट एक इसमें कंडीशन दिया गया है कि अगर जो लेस पेंडेंस में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है उसमें कई ओनर हैं और उसमें से जॉइंट प्रॉपर्टी है, एक ओनर के पास उस प्रॉपर्टी के अलावा कुछ नहीं है और उसको अपने लाइफ के लिए, अपने पर्सनल लिबर्टी के लिए, अपने ज़िंदा रहने के लिए उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैश की बहुत ज़रूरत है, वरना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो वो किसी ऐसे ट्रांसफरी को ढूंढता है, तैयार करता है और उसको बताता है कि मैं अपना ये जॉइंट प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है वो मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करने को तैयार हूँ, बट इसका जो एक सूट है वो कोर्ट में पेंडिंग है। अगर आप लेने को तैयार हो तो आप ले सकते हो, जब फर्दर कभी कोर्ट डिसाइड करेगा और वो मेरे फेवर में आएगा तो वो आपका हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें एक ख़तरा भी है। क्या प्रॉब्लम है कि अगर केस उसके फेवर में नहीं डिसाइड होता, यानी वो शेयर होल्डर नहीं बनाया जाता, तो जिस ट्रांसफरी ने प्रॉपर्टी लिया है उसको फिर कुछ नहीं मिलेगा और वो जो कैश भी दिया है वो भी वापस नहीं पा सकता। तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पेंडेंस को बताता है कि ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द सूट, अगर आपके पास सरवाइव करने के लिए कोई कैश नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप किसी ट्रांसफरी को ढूंढकर उसको फ्री कंसेंट के साथ उसको सारी बात बता के अपने प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह आप लोग के कोर्स में एक होता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर। ऑस्टेंसिबल ओनर वो ओनर होता है जो ओनर की तरह दिखाई पड़ता है बट ओनर नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोग कहते हैं ये मकान अपना ही समझो। इसका मतलब क्या है? लीगलाइज कहती है कि अपना ही समझो का मतलब कि ये आपका नहीं है, ये किसी और का है। आप उसके केयर टेकर हो और आपको सोसाइटी के लोग ओनर समझ रहे हैं, क्योंकि आप ही उस मकान की मेंटेनेंस करते हो, आप ही उसमें टेनेंट रखते हो, आप जाते हो उसके हाउस टैक्स जमा करते हो, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स जमा करते हो, बट आप ओनर नहीं हैं। तो जब आप ओनर नहीं हैं तो आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम ट्रांसफरी है, हम कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, तो हम ये चेक करें कि हम ऑस्टेंसिबल ओनर से न लें, क्योंकि ऑस्टेंसिबल ओनर जो है वो एक्चुअल ओनर नहीं है। अब देखिए, जो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, जैसे हमने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया था, ये लिविंग टू लिविंग है। अगर एक पर्सन जो है वो नॉन लिविंग है और एक लिविंग है तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट नहीं इम्प्लीमेंट होती। ये फुली लिविंग टू लिविंग पर बेस करती है। आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप इसको हमें
रिमार्क के रूप में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आपको आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें और आपको इसका बेनिफिट मिलता रहे।